नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर प्राचीन इतिहास का मौर्य साम्राज्य से अशोक का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं यह टॉपिक आपके लिए आगामी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, मैंने मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि और मौर्य के बारे में बताया हुआ है। अशोक से संबंधित भी कई बातें मैंने 5वीं वीडियो में डाल दिया है। जिसे आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लें, और यदि मेरे चैनल पर आप नया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है अशोक से संबंधित है, जो मौर्य वंश से संबंधित है, और अशोक का यह पार्ट 2 है। दोस्तों, मैंने बताया था कि अशोक 261 बीसी में 261 बीसी में कलिंग वार लड़ता है, और कलिंग में भीषण नरसंहार को देख करके वह भेरी घोष के जगह पर धम घोष का घोषणा कर देता है और एक उदारवादी शासक के रूप में अपना जीवन बिताना शुरू कर देता है। इस प्रकार दोस्तों, इतिहासकारों ने लिखा है कि जब वह धम घोष का घोषणा करता है तो अपने जीवन का अधिकांश समय वह उसी बोधि वृक्ष के नीचे जाकर गुजारा करता था जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात यदि 24 घंटा है दिन का, तो उसमें लगभग 10 से 12 घंटा वह उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठा करता था। पूरा जीवन ही धर्म में ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। मानो कि उसका जीवन था बुद्धम शरणम, बुद्धम गच्छम और बुद्धम संघम। इस प्रकार का वह उद्देश्य बना लिया था। तो जब वह अपने जीवन का अधिकांश समय जब उस बोधि वृक्ष के नीचे बिताना शुरू कर दिया, तो यह देखकर उसकी पत्नी को उससे ईर्ष्या हुई, और इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि उसकी पत्नी ने क्या किया, उस बोधि वृक्ष को ही कटवा डाला। बाद में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, अशोक के जो 5वां पार्ट है उसमें पढ़ाया था कि अशोक अपने बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा हुआ था। तो उसने यह अच्छा काम किया था कि अपने बेटा महेंद्र को और संघमित्रा को उसी पेड़ की एक डाली देकर के श्रीलंका के शासक को भेजा था, कि श्रीलंका के शासक के पास भेजा था कि उसे लगा दिया जाए, और बाद में वही फिर आकर के यहाँ पर वर्तमान में लगाया गया है। आज जो है बोधि वृक्ष जो गया में है, वो अपने पीढ़ी का 5वां है दोस्तों। खैर, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो जब वह बौद्ध धर्म को अपनाता है, एक क्वेश्चन आता है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? अशोक का धर्म क्या है? तो अशोक का धर्म जो था वह नैतिकता से ऊपर था। नैतिक बातों को मानने वाला धर्म था उसका। या सीधा सीधी आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में यह नियम होता है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाएगा वह खुद भी नैतिकता का आचरण करेगा और दूसरे को भी नैतिकता का आचरण करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वह होता है धर्म, और इस प्रकार अशोक का धर्म चलता है। तो अशोक अपने धर्म में केवल नैतिकता को ही नहीं अपनाता है, बल्कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारा कार्य करता है, जिससे आइए हम एक एक करके समझेंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए न केवल अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, दोनों का नाम याद रखना होगा दोस्तों, वो श्रीलंका भेजा था, बल्कि अभिलेख खुदवाना भी शुरू कर दिया था। अभिलेख क्या होता है? अभि माने होता है दोस्तों पत्थर, और लेख माने होता है लिखना। यानी पत्थरों पर कोई लेख लिख दिया जाए तो वह होता है अभिलेख। इतिहास में अभिलेख का अध्ययन या अभिलेखों का अध्ययन हम लोग एपिग्राफी से करते हैं। ग्राफी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, और ईपी मतलब होता है पत्थर। यानी पत्थर, ईपी मतलब होता है लिखावट, यानी पत्थर पर लिखी हुई चीजों का अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा एपिग्राफी। सीधा क्वेश्चन समझना है कि अभिलेखों का अध्ययन किससे किया जाता है, तो आंसर हम लोग का होगा एपिग्राफी। अब दोस्तों, अशोक ने अभिलेख लिखवाना शुरू किया, और यह कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से लेकर के जो सबसे पहला शासक कोई होता है अभिलेख लिखवाना, वह कौन होता है? वह होता है सम्राट अशोक। तो अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए थे, कई प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे,
और इस प्रकार हम देखें तो अशोक के कुल अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेखों की संख्या कितना है दोस्तों? तो आंसर होगा 14। शिलालेख कितना? 14 है। स्तंभलेख कितना है? 7 है, जो 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। यहीं पर दोस्तों हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछता है स्तंभलेखों की संख्या कितना है, अक्सर लोग लगा देते हैं 6, लेकिन वह 6 स्थान से प्राप्त हुआ है, न कि 6 है, वह 7 है। तो स्तंभलेखों की संख्या 7 है, गुहालेखों की संख्या 3 है। अब कह रहा है दोस्तों, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही शुरू करवाया था, जिसे हम पहले ही बता दिए थे, तो ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब उसके अभिलेख में अशोक ने अपने अभिलेख शिलालेख में बहुत सारा बात कहा था, इस पर चर्चा करते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो 7वां। तथा रुग्मीदेवी का अभिलेख जो है वह सबसे छोटा है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और स्तंभलेख रुग्मीदेवी का सबसे छोटा है। एक अभिलेख है कौशाम्बी के अभिलेख को हम लोग रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कौशाम्बी का अभिलेख। अब दोस्तों देखना है अशोक के शिलालेखों की खोज, मैंने खोजा कितना था, कौन था, तो 1750 में पी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों का खोज किया था 1750 ईस्वी में पी पैंथेलर ने, जबकि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेंट ने उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ध्यान देना दोस्तों, हम लोग को खोजा किसने था, पी पैंथेलर ने, और पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिसेंट ने। अब है दोस्तों अशोक के अभिलेख, प्राय जो अशोक के अभिलेख हैं वह प्राय ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, ग्रीक में है और अरामाइक में है। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, ग्रीक में और अरामाइक में। अब दोस्तों अशोक अभी जो लिपियां हैं अलग अलग देश में मिलते हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि का प्रचलन भारत में है, खरोष्ठी लिपि का प्रचलन पाकिस्तान में मिलेगा, ग्रीक और अरामाइक लिपि का अफगानिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्राह्मी लिपि कहाँ पे, भारत में, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों में भारत में की जाने वाली कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, आंसर होगा ब्राह्मी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार और रिपीट करते हैं, ब्राह्मी लिपि भारत में है, खरोष्ठी पाकिस्तान में, ग्रीक और अरामाइक अफगानिस्तान में। अब कह रहा है दोस्तों अशोक के सर्वाधिक अभिलेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसका नाम है प्राकृत। अशोक के सर्वाधिक अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हम लोग का होगा प्राकृत। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग को देख लेना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि खरोष्ठी लिपि किस शैली में लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि किस शैली में लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि दोस्तों R-L लिखा जाता है, यानी दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। अब याद करना थोड़ा सा, हम अपने से देख लिए हैं, वैसे ये नहीं है कि ऊपर बैठेगा ही। खरोष्ठी को हम लोग याद कर ले, मान लीजिए खाना से, तो खाना हम लोग कौन से हाथ से खाते हैं, दाया हाथ से, तो दाया हो गया आपका R, दाहिना हाथ आपका R हो गया, और इधर से जाना है किधर, L की तरफ, यानी खरोष्ठी किधर है, R to L, और इसका अपोजिट आपको ब्राह्मी पूछेगा तो L to R। अब यही देखिए किधर से लिखा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है, तो खैर वो सब छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा खरोष्ठी कौन से किस तरह से लिखा जाता है, तो R to L, और ब्राह्मी किस लिपि से किस तरह से लिखा जाता है, तो L to R। भारत में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी, क्योंकि ब्रह्मा जी भारत के हैं, तो कहाँ जाना है, भारत में ब्राह्मी। अब है दोस्तों प्रादेशिक एक विभाग था जो अधिकारी होते थे, रजक अधिकारी होते थे, युक्तक अधिकारी होते थे। इनको आदेश मिला था कि आप प्रति वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जाएं। अशोक ने बहुत सारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था, उसमें कुछ मेन कार्य है, देखेंगे। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए, आजीवक एक संप्रदाय है जिसका जनक कौन है, मेखलिपुत्र गोशाला, आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, और उस गुफा का नाम है तर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा।
याद रखना दोस्तों हम लोग को कि कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था, आंसर हुआ 4। कौन कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष्णुगढ़। अब है दोस्तों अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया था उसमें हम लोग को सभी नहीं पढ़ना है, कुछ ही हम लोग को पढ़ना है, कुछ ही पढ़ना है। जैसे दिया है कि प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार दोस्तों अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे। इस प्रकार दोस्तों अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अशोक ने शिलालेख खुदवाना शुरू किया था और शिलालेखों की संख्या दोस्तों 14 है। तो हम लोग को 14 शिलालेखों के बारे में याद रखना जरूरी नहीं है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है उसी को याद रखना है और उसमें क्या कहा गया है उस चीज को याद रखना है। तो आइए हमारे हिसाब से जो शिलालेख इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछता है उसको मैंने इंडिकेट किया है। मुझे विश्वास है कि केवल इतना आपको याद रहेगा तो काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। पहला शिलालेख, चौथा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। तो इसको याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। पहला, चौथा, पांचवा, 11वां, 13वां, 14वां, इसी को याद रखना है। अब देखिए दोस्तों पहले में क्या कहा गया है। पहले में कहा गया है पशु बलि की निंदा की गई। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक के पहले शिलालेख में। और इसी शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसको यहाँ प्रथम पृथक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष का घोषणा किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा धम्म घोष की घोषणा का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, आंसर होगा चौथे। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है और धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। अशोक का जो धम्म अपनाया था, क्या होता है धम्म, उसका व्याख्या है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए अब ट्रेंड बदल रहा है। तो 13वां बार बार पूछ रहा है, लोग 13वां याद करके चल रहा है। अब ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो इसलिए उसको भी याद रखना है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 यवन राजाओं के नाम भी इसमें वर्णित है 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार दोस्तों यह अशोक से संबंधित पार्ट 2 है। एक छोटा सा वीडियो और आएगा जो मौर्य वंश से होगा और मुझे लगता है कि मौर्य वंश का वह अंतिम वीडियो होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।